नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस एपिसोड में जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है और व्यवहारिक स्तर पे भी क्या है कि उसके अपने निहितार्थ हैं। बात करें कि ये विषय किस थीम पर आधारित है, तो ये एजुकेशन या शिक्षा की थीम पर आधारित एक रिपोर्ट है। बात करें कि विषय क्या है, तो अभी हाल ही में पिछले बुधवार को यानी 17 जनवरी 2024 को असर 2023 बियॉन्ड बेसिक रिपोर्ट्स जारी की गई है। और ये क्या है कि मूल रूप से एनुअल क्या है कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, यानी कि शिक्षा की एक वार्षिक रिपोर्ट है जो क्या है कि 17 जनवरी को जारी की गई। बात करें तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है इसका शीर्षक था बियॉन्ड बेसिक, ठीक है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये प्रथम एनजीओ के द्वारा जारी की जाती है और जो मूल रूप से क्या है कि एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि नागरिक समाज संगठन है। और इसमें क्या है कि 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के ग्रामीण छात्रों के बीच में क्या है कि नागरिक समाज संगठन जो प्रथम एनजीओ है उसके द्वारा एक सर्वेक्षण शामिल था जो देश के 26 राज्यों के 28 जिलों में आयोजित घरेलू सर्वेक्षण में लगभग 34,745 छात्रों को उनके मूलभूत पढ़ने की क्षमता और उनके अंक गणित क्षमता यानी बेसिक न्यूमरेसी के आकलन इसमें शामिल किए गए थे। तो यही आज की न्यूज़ है। और अगर बात करें कि ये रिपोर्ट कब से जारी की जा रही है, तो प्रथम एनजीओ के द्वारा वर्ष 2005 से ही इस रिपोर्ट को प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता रहा है और बाद में क्या है कि वर्ष 2016 में इसे अल्टरनेट कर दिया गया। ये अलग बात है कि जो कोविड-19 यानी जो कोविड काल था उस दौरान पे ये रिपोर्ट्स जारी नहीं की जा सकी और इसी श्रृंखला का क्या है कि अभी हाल ही में ये रिपोर्ट्स जारी की गई है, यानी कि जो असर 2023 बियॉन्ड बेसिक रिपोर्ट्स है उसी श्रृंखला का अगला ये सीरीज था जो अभी हाल ही में जारी किया गया है। तो यही आज हमारे चर्चा का विषय है और इसी रिपोर्ट से जुड़े हुए बहुत सारे जो आंकड़े हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनकी हम आज इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अलग बात है कि एक एनजीओ इसको प्रकाशित करती है, लेकिन इस जो ये रिपोर्ट्स है इसके आंकड़े देश का जो बजट सर्वे आता है उसमें भी इसके आंकड़े को आधार बनाया जाता है, सर्वे में इसके आंकड़ों को शामिल किया जाता है। तो इस आधार पर ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देख लेते हैं कि ये रिपोर्ट्स किस समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया। तो ये अनेक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, उन्हीं में से द हिंदू समाचार पत्र की हेडलाइंस को हम अपने विश्लेषण का आधार बनाएंगे। समाचार पत्र में किस हेडलाइंस के साथ ये समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, तो हेडलाइंस थी एक्सपर्ट एक्सप्लेन्स एसर सर्वे रिजल्ट्स शो गैप इन लर्निंग परसिस्ट बट एसेस टू टेक ऑफर्स एवेन्यू बियॉन्ड फिजिकल स्कूल। तो देखिए ये पूरा न्यूज़ में ये कहा जा रहा है कि जो एसर सर्वे के जो नतीजे हैं ये बता रहे हैं कि अभी भी देश में लर्निंग या सीखने में क्या है कि एक अंतराल है, एक गैप है। और ये मूल रूप से क्या है कि लड़के लड़कियों या कह सकते हैं कि जेंडर गैप को दर्शाता है। ये अलग बात है कि इसमें कहा जा रहा है कि बट एसेस टू टेक ऑफर्स एवेन्यू बियॉन्ड फिजिकल स्कूल, यानी कि जो तकनीक है उसकी जो पहुंच है वो फिजिकल जो स्कूल हैं उनसे थोड़ा सा भिन्न है या उससे परे रास्ते प्रदान करता है तकनीक। ये पूरा न्यूज़ है। अगर बात करें तो ये आपके जीएस पाठ्यक्रम के अलग अलग खंडों से जुड़ता है और इस दृष्टिकोण से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं कि इस पूरे रिपोर्ट्स या इस न्यूज़ से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो कौन से हैं। तो पहले ही हमने बताया कि जो प्रथम फाउंडेशन है उसके द्वारा असर 2023 बियॉन्ड बेसिक रिपोर्ट्स 17 जनवरी 2024 को जारी किया गया। और ये क्या है कि मूल रूप से एक राष्ट्रीय स्तर का
एक घरेलू सर्वेक्षण है, ठीक है। और यह ग्रामीण भारत में बच्चों की स्कूली शिक्षा और उनके सीखने की स्थिति जो है उस पर आधारित रिपोर्ट बनाता है, यानी रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है। तो ये क्या है कि आज के हमारे चर्चा का ये जो रिपोर्ट्स है उससे संबंधित ये प्रमुख बिंदु हैं। अब देख लेंगे कि जो असर 2023 बियॉन्ड बेसिक्स जो रिपोर्ट्स है ये क्या है और इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। तो इसमें क्या है कि ये क्या है कि ग्रामीण भारत में 14 से लेकर 18 वर्ष के आयु वर्ग के जो यूथ हैं या जो छात्र हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। और देश के 26 राज्य और उनमें से क्या है कि 28 जिलों से क्या है कि लगभग 34,745 युवाओं को इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। और इसमें ये ध्यान रखा गया है कि प्रत्येक राज्य से एक ग्रामीण जिला जरूर इसमें शामिल हो, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि 2 ऐसे राज्य हैं जिनके 2 ग्रामीण जिलों को इस रिपोर्ट्स में या इस सर्वे में शामिल किया गया है। वो 2 कौन से राज्य हैं? तो वो पहला है उत्तर प्रदेश और दूसरा है मध्य प्रदेश। तो इस तरह से क्या है कि इस असर 2023 बियॉन्ड बेसिक रिपोर्ट से संबंधित ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो ये रिपोर्ट्स तैयार की गई है ये किस आधार पर बनाई गई है या फिर तैयार की गई है। तो ये मूल रूप से इसके जो आधार हैं वो 3 विषय हैं, यानी 3 ऐसे प्रमुख आधार हैं जिनके आधार पर ये पूरी रिपोर्ट्स बनाई गई है। पहला आधार है कि छात्रों की विभिन्न गतिविधियां, यानी कि जो देश के क्या है कि 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के या जो अन्य वायु वर्ग के जो रिपोर्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं तो उनके लिए ये कहा गया है कि इनकी गतिविधियां क्या है, यानी कि दैनिक इनकी गतिविधियां क्या है। दूसरा जो आधार रखा गया है वो है इनकी कैपेसिटी, यानी कि इनकी क्षमता, और उसमें भी क्या है कि इनकी पढ़ने की क्षमता क्या है, इनकी आधारभूत अंक गणती क्षमता क्या है, यानी बेसिक न्यूमरेसी की इनकी क्षमता क्या है, और उसके अनुप्रयोग करने की इनकी क्षमता क्या है। और जो तीसरा आधार रखा गया है वो है डिजिटल जागरूकता और कौशल, यानी कि डिजिटल अवेयरनेस और स्किल्स के मामले में इनकी क्या स्थिति है। इन 3 विषयों के आधार पर क्या है कि ये पूरी रिपोर्ट्स बनाई गई है। और उसमें भी अगर बात करें तो जो भारत के विभिन्न जो आयु वर्ग के छात्र हैं और उसमें से क्या है कि जो मूल रूप से 14 से लेकर 18 वर्ष के आयु वर्ग के छात्र हैं उनके विभिन्न गतिविधियां और उनकी जो क्षमता है और उनके जो कौशल है उन्हीं के आधार पर ये रिपोर्ट्स बनाई गई है। जैसे पहली जो बात रखी गई है कि इनकी गतिविधियां क्या है, यानी कि भारत के जो युवा हैं वो वर्तमान में किन गतिविधियों में शामिल है। दूसरी इनकी कैपेसिटी या क्षमता, क्या वे कोई सरल पाठ पढ़ सकते हैं, और जो बुनियादी गणित होती है यानी बेसिक न्यूमरेसी होती है उसको कैलकुलेशन उसका कर सकते हैं, और इनका दैनिक जीवन में क्या ये उपयोग कर सकते हैं। और तीसरी जो बात कही गई है कि डिजिटल जागरूकता या और इसी के साथ क्या है कि स्किल्स कौशल, और क्या उनके पास स्मार्टफोन है, वे स्मार्टफोन का उपयोग किन कार्यों में करते हैं, और क्या वे स्मार्टफोन पर कुछ सरल डिजिटल कार्य कर सकते हैं। तो क्या है कि ये 3 आधार रखे गए हैं इस सर्वेक्षण में इस रिपोर्ट्स को बनाने के लिए, और इन्हीं 3 विषयों के आधार पर ये पूरी रिपोर्ट्स तैयार की गई है। अब हम एक टेबल की चर्चा कर लेते हैं। क्या है कि इस रिपोर्ट में जो सर्वे किया गया था उसी से संबंधित कुछ कार्यों के सेट थे, वो इन सर्वेक्षण के दौरान इन युवाओं को दिए गए थे। और उसमें क्या है कि मुख्य रूप से 5 कार्यों के सेट दिए गए थे। अगर उनकी हम बात करें तो पहला था बेसिक एसर टेस्ट, और इसमें क्या है कि रीडिंग, अरिथमेटिक और इंग्लिश रीडिंग एंड कंप्रिहेंशन जैसे कार्य दिए गए थे। वहीं दूसरा जो वर्क था उसमें क्या है कि एवरीडे कैलकुलेशन, यानी जो दैनिक आंकड़े या गणना होते हैं उनके कार्य इनको दिए गए थे। और इसमें क्या है कि कैलकुलेटिंग टाइम, एडिंग वेट
और मेजरिंग लेंथ जैसे कार्य दिए गए थे। और इसी के साथ क्या है कि अप्लाइंग यूनिटरी मेथड जैसे जो एक्टिविटी है उससे संबंधित कार्य दिए गए थे। तीसरा जो कार्य था उसमें रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिटन इंस्ट्रक्शन, यानी कि इसमें क्या दिया गया था कि रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिटन इंस्ट्रक्शन ऑन ए मेडिकल जो पैकेट होते हैं या मेडिसिन के जो पैकेट होते हैं उन पे क्या लिखा गया है उसको समझना, और उससे संबंधित जो कार्य थे इनको दिए गए थे। और इसी के साथ जो चौथा कार्य दिया गया था वो था फाइनेंशियल कैलकुलेशन। ठीक है, इसके अंतर्गत कहा गया था कि मैनेजिंग ए बजट, यानी कि एक बजट के मैनेज करने का कार्य दिया गया था। साथ ही कि अप्लाइंग डिस्काउंट, उस पे छूट की गणना करने की बात कही गई थी। और फिर क्या है कि कैलकुलेटिंग एंड रीपेमेंट, यानी कि उसकी गणना करने के बाद पेमेंट करने की बात कही गई थी। और जो सबसे अंतिम कार्य था वो था डिजिटल टास्क। ठीक है, इसमें क्या गतिविधि इनको दी गई थी, कहा गया था कि सेटिंग ए अलार्म, यानी कि क्या है कि जो इनके स्मार्टफोन थे उन पर अलार्म को सेट करना। दूसरा, ब्राउजिंग फॉर इंफॉर्मेशन, किसी भी सूचना को जानने के लिए ब्राउजिंग करने को दिया गया था। और फिर कहा गया था कि फाइंडिंग ए शेयरिंग ए यूट्यूब वीडियो, यानी कि क्या है कि यूट्यूब पर किसी वीडियो को खोजना और फिर उसको शेयर करना। और इसी के साथ यूजिंग गूगल मैप, और फिर इनको कहा गया कि अपने स्मार्टफोन पर गूगल मैप का उपयोग करके दिखाइए। तो इस तरह से क्या है कि सर्वेक्षण में इन जो आयु वर्ग के छात्र थे इनके विभिन्न कार्यों के संपादन के संदर्भ में ये 5 कार्यों के टास्क इनको दिए गए थे। अब हम देख लेते हैं कि आखिर ये जो रिपोर्ट्स बनाई गई थी जो 3 विषयों पर बनाई गई थी, पहला छात्रों की गतिविधियां, और दूसरा उनकी क्षमता, और तीसरा डिजिटल जागरूकता, और इसी के साथ उनके कौशल। और इस आधार पर ये जो पूरा सर्वे किया गया था और इसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, अगर उनकी हम बात करें और इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं और एक एक विषय के आधार पर देखते हैं, जिसमें सबसे जो पहला विषय था कि आखिर जो 14 से लेकर 18 वर्ष के आयु वर्ग के जो छात्र हैं वो किन गतिविधियों में शामिल हैं। तो इसके आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं इस पूरे रिपोर्ट्स में, उनको हम देख लेते हैं। तो जो पहली बात कही गई है, ये कहा गया है कि 14 से लेकर 18 वर्ष आयु वर्ग में क्या है कि 86.8% युवा किसी न किसी शैक्षणिक संस्थान में नामांकित हैं। और इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि जो कक्षा 11 या इससे ऊपर के जो छात्र हैं उनके जो नामांकित युवाओं में लगभग 55.7% जो युवा हैं वो कला या मानविकी यानी आर्ट या ह्यूमैनिटीज़ में वो क्या है कि इनरोल्ड हैं। और अगर बात करें कि स्टेम यानी कि अगर साइंस या टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग या मैथ में अगर इनरोल्ड छात्रों की बात करें तो इनका जो प्रतिशत है वो 31.7% है। जबकि वहीं अगर कॉमर्स में नामांकन की बात करें तो वो सबसे कम 9.4% है। और इसी के साथ क्या है कि ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 18.2% लड़कियां और जो 16.7% यानी 16.7% लड़के क्या है कि डॉक्टर इंजीनियर बनने की इच्छा रखते हैं। लेकिन इसके ठीक उल्टा एक आंकड़ा दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि 28.1% लड़कियों की तुलना में अधिक 36.3% लड़के विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में या ऐसे विषयों में नामांकित हैं। तो देखिए यहाँ एक एनालिसिस करने वाली बात निकल के आती है कि यहाँ पर जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की अपेक्षा अधिक है। किस चीज़ में कि उनकी इच्छा है कि हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हम डिफेंस में जाएं, हम अलग अलग क्षेत्रों में जाएं। लेकिन जब इनके नामांकन की बारी आती है तो क्या है कि यहाँ आंकड़ा उलट जाता है। फिर क्या होता है कि वहाँ लड़कियों की संख्या कम हो जाती है। ऐसे कोर्स जैसे कि अगर बात करें कि साइंस, विज्ञान,
टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, या फिर कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स, डिफेंस, या कह सकते हैं कि जो रिसर्च के सेक्टर हैं वहाँ इनके नामांकन की संख्या घट जाती है। और ये संख्या आखिर घट क्यों रही है, इस पर सबसे हमें पहले विचार करना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि 3A फैक्टर कार्य कर रहा है। ये 3A फैक्टर क्या है कि सबसे पहली बात की यहाँ पर एसेसिबिलिटी, दूसरी एफोर्डेबिलिटी, और तीसरी है अवेलेबिलिटी। यानी कि क्या है कि इन 3 कारकों की समस्या के कारण ये जो लड़कियां हैं ये अपने इच्छा तो इनकी है कि हम इंजीनियरिंग में जाएं, हम मेडिकल में जाएं, हम डिफेंस में जाएं, हम रिसर्च में जाएं, या ऐसे जो विभिन्न कमर्शियल वाले जो सेक्टर हैं वहाँ हम जाकर नामांकन कराएं। लेकिन बाद में क्या है कि इनकी जो एफर्डेबिलिटी है यानी कि जो वहन करने की क्षमता है, या कह सकते हैं कि इससे संबंधित जो लागत है वो इनका परिवार वहन इनके लिए नहीं कर रहा है, या एसेसिबिलिटी नहीं है, या फिर अवेलेबिलिटी नहीं है, इन तक क्या है कि उसकी पहुंच नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि उसकी उपलब्धता नहीं है। जैसे सामान्य तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं वो इस चीज़ को महसूस करते हैं कि जब वहाँ कक्षा 10 यानी कि क्लास 10th या मैट्रिक तक लड़की या 10th+2 तक जाती है तो वहाँ लड़कियों को कहा जाता है कि तुम क्या करो कि कोई आर्ट या मानवी की जो सब्जेक्ट हैं वो ले लो और आगे चल के क्या है कि टीचिंग की तैयारी कर लो या टीचिंग सेक्टर में चली जाना, वो तुम्हारे लिए सेफ़ है। उनको ये नहीं कहा जाता है या उनसे ये नहीं पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम किस फील्ड में जाना चाहती हो, क्या तुम इंजीनियर बनना चाहती हो, क्या तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, क्या तुम रिसर्च करना चाहती हो, क्या तुम डिफेंस में जाना चाहती हो, क्या तुम किसी व्यावसायिक सेक्टर में जाना चाहती हो। उनसे ये नहीं पूछा जाता, बल्कि आज भी अपने देश के ग्रामीण क्षेत्र या फिर कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे अर्बन क्षेत्र हैं वहाँ भी क्या है कि लड़कियों को इस आज़ादी के साथ उनको इन कोर्सों को चुनने का मौका नहीं दिया जाता है। तो ये हमारे लिए क्या है कि ये विषय महत्वपूर्ण है और इसके लिए क्या है कि हमें या सरकार को कुछ ऐसी योजनाएं लाना पड़ेगा जिससे क्या है कि एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और जो अवेलेबिलिटी वाले 3A फैक्टर हैं वो कमज़ोर हों और ये जो लड़कियां हैं ये क्या है कि अपनी इच्छा के अनुसार अपने कोर्सों में नामांकन कर सके। तो ये हमने देख लिया। अब इसी के साथ क्या है कि जो दूसरा विषय था क्षमता यानी कि कैपेसिटी, जिसके बारे में ये कहा गया कि उन छात्रों की क्षमता क्या है, ठीक है, उनकी पढ़ने की क्षमता क्या है, उनके बेसिक न्यूमरेसी की क्षमता क्या है, उसके अनुप्रयोग की क्षमता क्या है। तो इसमें क्या है कि कुछ आंकड़े आए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि पढ़ने बुनियादी गणित की क्षमता और उसके व्यवहारिक उपयोग से संबंधित जो क्षमताएं हैं उसके आधार पर कहा गया कि 14 से लेकर 18 वर्ष के आयु वर्ग के जो युवा हैं उनमें लगभग 25% जो युवा हैं वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 यानी क्लास 2 के जो पाठ हैं उसको पढ़ने में भी सक्षम नहीं है। देखिए ये पहला आंकड़ा बड़ा ही चौंकाने वाला है कि लगभग 25% यानी कि 1/4 जो जनसंख्या है ऐसे युवाओं की वो अपने रीजनल लैंग्वेज में क्या है कि क्लास 2 के लेसन पढ़ने समझने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। दूसरा जो आंकड़ा है ये कह रहा है कि 50% से अधिक युवा भाग यानी डिविजिबिलिटी करने में सक्षम नहीं है और 57.3% युवा अंग्रेजी में किसी भी सेंटेंस वाक्य को पढ़ने में और 70.9% लड़कों की तुलना में 76% जो लड़कियां हैं ये अपनी भाषा में कक्षा 2 यानी क्लास 2 का जो पाठ है उसको पढ़ सकती हैं। तो देखिए यहाँ कितना बड़ा अंतर आ रहा है कि इन क्षेत्रीय या कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों यानी कह सकते हैं कि मेल की अपेक्षा जो फीमेल्स हैं उनका रेशियो 70 के बजाय 76% है। यानी कि लड़कियां क्या है कि सक्षम है, इनकी जो कैपेसिटी है वो मेल छात्रों की यानी कि जो पुरुष छात्र हैं
उनकी अपेक्षा अधिक है। इस आधार पर देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कैपेसिटी की बात हो रही है वो पुरुषों की अपेक्षा पढ़ने की जो क्षमता है वो महिलाओं में ज़्यादा है। ठीक है, कुछ और आंकड़े हैं, जैसे कि बात करें गणित की, तो गणित और अंग्रेजी में लड़के लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स में क्या है कि इनका बेटर परफॉर्मेंस है। और फिर कहा जा रहा है कि लगभग 50% युवा दैनिक गणनाएं कर सकते हैं, यानी कि क्या है कि जो दैनिक व्यवहारिक कार्य वाले जो गणित से जुड़े हुए वर्क हैं उसमें केवल 50% ही क्या है कि युवा इस कार्य में सक्षम है। अब तीसरा जो विषय है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तीसरा विषय था डिजिटल जागरूकता और कौशल, यानी कि जो डिजिटल अवेयरनेस है और जो स्किल डेवलपमेंट का जो आधार बनाया गया था इस रिपोर्ट्स को बनाने में। और इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 90% जो युवाओं के घर स्मार्टफोन है। ठीक है, और वे इसका प्रयोग जानते हैं, लेकिन जिसमें केवल 60% ही युवा क्या है कि इस स्मार्टफोन का उपयोग अपने पढ़ाई के गतिविधियों में करते हैं। यानी कि लगभग 40% जो युवा है वो अपने स्मार्टफोन का प्रयोग पढ़ाई के इतर अन्य गतिविधियों में करते हैं। और इसी से जुड़े हुए क्या है कि कुछ अन्य आंकड़े दिए गए हैं। वो कहा जा रहा है कि 19.8% लड़कियों तथा 43.7% लड़कों के पास खुद का स्मार्टफोन है। ठीक है, यानी कि क्या है कि इसमें भी बड़ा एक गैप देखने को मिल रहा है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के पास कम स्मार्टफोन अवेलेबल है। जैसे हमने बोला ना कि अवेलेबिलिटी की बात है, तो वो यहाँ आपको स्पष्ट देखने को मिल सकता है। एक अन्य आंकड़ा है कि 87.8% लड़कियों की तुलना में 93.4% लड़के सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ भी क्या है कि एक महत्वपूर्ण बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की अपेक्षा जो पुरुष वर्ग है, यानी ये जो छात्रों का वर्ग है, ये क्या है कि सोशल मीडिया पर लड़कियों की अपेक्षा अधिक एक्टिव है। और इसी के साथ कक्षा के स्तर के बढ़ने के साथ जो डिजिटल कार्य हैं उसमें प्रदर्शन में सुधार होता है। ये एक पॉजिटिव आंकड़ा है। और इसी के साथ कहा जा रहा है कि बुनियादी पढ़ने के स्तर के बढ़ने के साथ डिजिटल कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो ये बातें इस रिपोर्ट्स में कही गई थी और ये आंकड़े क्या है कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आज की चर्चा पर एक प्रश्न ले लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। कहा जा रहा है कि जो असर यानी कि क्या है कि वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, विकल्प आपके सामने दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय, दूसरा है प्रथम फाउंडेशन, ठीक है, और तीसरा है उड़ान इंडिया फाउंडेशन, और डी है सेव द चिल्ड्रन फाउंडेशन। तो इस तरह से क्या है कि आज की हमने जो चर्चा की वो क्या है कि जो असर 2023 बियॉन्ड बेसिक रिपोर्ट्स आई है, और ये क्या है कि मूल रूप से देश के 26 राज्य और 28 जिलों के लगभग 34,745 युवाओं पर आधारित ये सर्वेक्षण है। और इसके बहुत सारे आंकड़े हैं जो चौंकाने वाले हैं और बहुत सारे आंकड़े हैं जो जेंडर गैप को दिखाते हैं। हमारे समाज या कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान में क्या स्थिति है, उसमें कौन से सुधार होने चाहिए, और यहाँ तक कि जो महिलाओं की इच्छाओं के खिलाफ उनके नामांकन नहीं हो रहे हैं वो भी इस रिपोर्ट में शो हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है कि बहुत ही ज्वलंतशील विषय है। इस पर हमको सोचना चाहिए, हमारे समाज को सोचना चाहिए, हमारे परिवार को सोचना चाहिए और हमारे सरकार को भी सोचना चाहिए। और इसके लिए क्या है कि कुछ आधारभूत मजबूत और क्या है ज़मीनी स्तर पे अप्लाई होने वाले कार्यक्रम, स्कीम या योजनाएं चलानी चाहिए। तो आज की चर्चा में इतना ही। नए चर्चा में एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें और ये भी आपसे हम आशा करेंगे कि आप बताएं कि आज की चर्चा आपको कैसी लगी, और इसके संदर्भ में आप अपने उत्तर हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।